गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th के विज्ञान का प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उस सब का हम क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। यहाँ पर आपको VVI क्वेश्चन आंसर क्लास 10th यानी कि 2026 का ऑब्जेक्टिव जो आने वाला है उस सभी को हम लोग बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर, ठीक है। यहाँ पे आपका मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे लिखना है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को बताया गया है जो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए है। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन बताया गया है जो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मेरे दोस्त अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताइए कि प्रकाश की किरण गमन करती है, किस दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? यह भी प्रश्न जो है ना काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप लोग बताइए मेरे दोस्त कि प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में गमन करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, या कांच में होता है? तो आपको बता दें कि प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम वो आपको कांच में होता है, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और मजे से प्रश्न को पढ़ते रहिए। आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करिएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? बताइए। समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, या उत्तल लेंस होता है? बताइए, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जवाब होगा? आप लोग कमेंट में इसका जरूर दीजिएगा उत्तर। तो देखिए, गाड़ी के जो साइड मिरर में दर्पण लगा होता है वो आपका उत्तल दर्पण लगा होता है ना। ये उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण प्रतिबिंब बनाता है कि चाहे जितना दूर पर कोई वस्तु क्यों होना, उसका एकदम छोटा और सुडौल प्रतिबिंब, ठीक ना, दर्पण के पीछे उतार देता है। तो गाड़ी के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कह रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग जाता है? जो मोटर कार का हेडलाइट होता है मेरे दोस्त, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का? बताइए आप लोग किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, अवतल दर्पण का, ठीक ना, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर प्रश्न है, करा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आपके जो घर होते हैं, आपके घर में जो दर्पण होता है वो कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। और हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, और एक प्यारा सा थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके पास भी शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। ये बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछ चुका है। बताइए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर, ल्यूमेंस, लक्स, या एंगस्ट्रम? बताइए, इसका तो जवाब आप जरूर दीजिएगा, कमेंट में जानते होंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डायऑप्टर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न करा, प्रकाश के किरण का
पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? बताइए, प्रकाश की किरणें का जो पथ दर्शाने वाला चित्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, फोकस कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं? बताइए, या इनमें से सभी हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा जी, बताइए। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछ चुका है। कह रहा है लेंस 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। बताइए, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, F बराबर 1/P, पढ़े हैं ना? यानी कि यहाँ पर आपको क्षमता पूछा जा रहा है, फोकसांतर पूछा जा रहा है। तो 1/P यानी कि क्षमता क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है ना, 2। ठीक, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5, ठीक, मीटर होगा। इसको सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना? 50 सेंटीमीटर ना, 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यदि 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता देखिए, उसका उल्टा पूछ रहा है। अगर किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो इसकी क्षमता, तो क्षमता ज्ञात करने के लिए यानी कि यहाँ पे आपको पी पूछा जा रहा है ना, पी, यानी कि हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, पी बराबर एफ आपको दिया हुआ है, यानी कि पी बराबर हो जाएगा 1/f, है ना, सेंटीमीटर होता है। चलिए, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर सेमी में दिया हुआ है, ठीक। यदि हम ऊपर में 100 लगा देते हैं, तो ऊपर में 100 लगाएंगे तो नीचे आपका सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि सेमी 50 सेमी दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। चलिए 50 से इसको हम कटा देंगे तो 50 दूना 100, 2 बार में कट जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा इसका 2 डायोप्टर। यानी चूंकि फोकस दूरी जो होता है वह धनात्मक होता है, यानी कि प्लस का 2 डायोप्टर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर है 10। 10 में बोल रहा है जी, प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं। बताइए, प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न है यह। प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं या प्रकीर्णन कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, किरण पुंज। किरण पुंज कहते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 11 नंबर का, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है या ए बी दोनों होता है? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह धनात्मक में होती है, होता है ना। चलिए आगे नेक्स्ट आपका 12 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। बताइए, अवतल लेंस की क्षमता जस्ट उल्टा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। धनात्मक तो नहीं होगा और ये भी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक ना, इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता है ना। धनात्मक तो उत्तल लेंस में होता है ना, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, ठीक। चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताइए उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, द्वित उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा इसका ए, अभिसारी लेंस। याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा है अवतल लेंस को कहते हैं। तो जैसे जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, मार नहीं खाएगा, ठीक। अवतल उत्तल लेंस को कहेंगे हम अभिसारी और अवतल लेंस को हम कहेंगे अपसारी, बस यही याद रखना है, ठीक ना। तो अवतल लेंस को यहाँ पे कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस, ठीक ना। अगर अवतल पूछे तो अपसारी और उत्तल पूछे तो अभिसारी, यही बात याद रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है मेरे दोस्त, निम्न में से कौन सा पदार्थ करा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बताइए, जल का, कांच का, प्लास्टिक का या मिट्टी का? बताइए इनमें से लेंस बनाने के लिए हम किस चीज का, किस वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो इसके में ऑप्शन नंबर हो जाएगा
डी, मिट्टी का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्लास्टिक भी हो जाता है, कांच भी हो जाता है, जल भी हो जाता है, समझ गए। तो मिट्टी का प्रयोग करते हैं जी नहीं, उसमें देखते हैं तो प्लास्टिक भी लगा होता है हमारे लेंस। चलिए नेक्स्ट आपका है 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताइए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम किस दर्पण के पास जाते हैं, समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल। उत्तल ना, उत्तल ही एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए आगे आपका है मेरे दोस्त 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर में पूछा जा रहा है किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वाह क्या बात है, ये सब प्रश्न छूटेगा जी नहीं, ये सब तो आपको जीवा पे याद हो जाना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल में, अवतल में, उत्तल में या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए कॉमेंट में, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर वी, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण ही एक ऐसा प्रतिबिंब है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हजामत बनाने में। ये भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव याद रखना है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, यह क्या बात है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये भी आपको कई बार पूछ चुका है, ठीक ना, प्रश्न में एग्जाम में पूछ चुका है, इसको भी याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1, 2, 3 या 4। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर में कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। बताइए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करने के लिए बोल रहा है ना, तो वह मुड़ जाती है, मतलब अभिलंब से दूर हो जाता है या अभिलंब के निकट होता है या अभिलंब के समानांतर हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। बताइए तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट हो जाता है। ठीक ना, अभिलंब के निकट हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट आपका प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर में पूछ रहा है, कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइए, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण के या अवतल दर्पण का। बताइए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। आगे आपका है 21 नंबर। 21 नंबर में कह रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइए साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक ना, किस दर्पण का साइड मिरर के रूप में, ठीक ना, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म। बताइए, ठीक, अभी इसके पहले हम इस प्रश्न देख चुके थे ना। तो गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, उत्तल दर्पण का, है ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर में बोल रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या इसका क्या होगा, 10 सेमी होगा, 20 सेमी होगा, 5 सेमी या 40 सेमी। तो इसका वक्रता त्रिज्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 सेमी, है ना, 20 सेमी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर में करा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। बताइए तो जरा आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक ना, निर्गत कोण होता है। निर्गत कोण, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर में बोल रहा है मेरे दोस्त सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया होता है। आपका जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि किस दर्पण या किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइए तो आप बताइए कि अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, है ना। आगे 25 नंबर प्रश्न में आपको पूछ रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। बताइए
किस लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है? उत्तल में, अवतल में, बाइफोकल में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ, लेंस पूछ रहा है ना, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, तो यहाँ पे हो जाएगा अवतल लेंस, है ना। लेंस पूछ रहा है तो अवतल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर, 26 नंबर में आपसे बोल रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बताइए परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं ना। चलिए 27 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सीधा होता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधा। चलिए आगे नेक्स्ट आपका 28 नंबर प्रश्न है, कराए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताइए जी, बताइए। आप लोग पढ़े हैं लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है? क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, 2 होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर में कह रहा है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? जल्दी जल्दी बताइए कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वो अवतल दर्पण होता है ना। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वाह क्या बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम वीवीआई प्रश्न है। इसको तो एकदम आप लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं, इसका आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट। कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? बताइए दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग इसका जल्दी जल्दी कमेंट में ऑप्शन दीजिए जल्दी से, ए बी सी में से कौन सा होगा, या डी क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण, है ना। इसी का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, ठीक। तो लेंस की फोकस दूरी होगा, ठीक। तो बताइए इसका आप लोग जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा, यानी कि इसका +10 सेंटीमीटर होगा, या -10 सेंटीमीटर होगा, या 100 सेंटीमीटर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेंस की क्षमता दिया हुआ है और डायऑप्टर, ठीक ना। लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर, तो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपको उसी पर फॉर्मूला पे निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस की संभवता, तो कराए दोनों अवतल होगा या दोनों उत्तल होगा, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा? बताइए क्या होगा जी। तो उसका नंबर इसका हो जाएगा ए, दोनों अवतल होगा, ठीक, दोनों अवतल होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? 2 बार लगता है, वही प्रश्न रिपीट हो गया। 1 2 3 या 4, कौन क्या होता है? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देखिए किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r, sin r बटा sin i, या sin i गुना sin r, या sin i प्लस sin r? क्या होता है बताइए? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक ना, sin i बाई sin r। ये फॉर्मूला किसका? स्नेल का नियम से है ना। चलिए एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का। देखिए समझिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस होता है, लेंस कैसा होता है जी? इस तरह से होता है ना। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, या बीच
बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा या किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ठीक ना, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, क्या होगा जी? जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। ऐसे होता है ना, जैसे कि आप लेंस बनाते हैं, देखिए किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है ना। चलिए ये सब छूटना नहीं चाहिए आप लोग से जी। 36 नंबर प्रश्न देखिए, करा अवतल लेंस का आवर्धन आवर्धन एम बराबर होता है, ठीक, एम यानी कि आवर्धन एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यू बटा भी, यू भी, यू प्लस भी या भी बटा यू। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वी बटा यू, वी बटा यू। चलिए नेक्स्ट आपका 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर में कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को बताइए। तो गोलीय दर्पण में आपका फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, आर बराबर 2f या f बराबर r या f बराबर 2y/r या r बराबर f/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि r इक्वल टू 2f ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बताइए सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या उत्तल तथा अवतल दोनों। बताइए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं। यह भी काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है। आपका प्रश्न पूछ रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। बताइए जी उत्तल लेंस में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक ना, वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। बताइए जब वस्तु को f और 2f के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पे बनता है। तो बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक आकार का बनता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे मध्य को कहते हैं, दो वक्र पृष्ठों से घिरे मध्य को कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, या गोलीय लेंस कहते हैं, या समतल दर्पण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस कहते हैं ना, दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए, है ना, दो वक्र पृष्ठों से घिरे हुए मध्य को कहते हैं तो गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है ना, गोलाकार का होता है ना, गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका 42 नंबर का है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह तरह वक्रित हो, ठीक ना, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित हो, ठीक, बाहर की तरह आपको रंगा हुआ हो, तो अवतल होगा कि समतल होगा कि उत्तल दर्पण होगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण होता है, ठीक, वही रंगा होता है ना बाहर से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 43 नंबर प्रश्न है, कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के को दर्पण कहा जाता है। कहते गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मध्य कहा जाता है, ध्रुव कहता है, या गोलार्ध कहा जाता है, या अक्ष कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, ध्रुव, है ना, ध्रुव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 44 नंबर प्रश्न, इसमें पूछ रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर होता है, सेमी या मिमी, या मात्रक विहीन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मात्रक विहीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र, या अक्ष केंद्र, क्या कहते हैं जी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय, प्रकाशिक केंद्र ना। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है,
46 नंबर प्रश्न में करा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। मतलब छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से आप किस प्रकार के लेंस को पसंद करें। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेमी के फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका वेरी महा इंपॉर्टेंट प्रश्न है 47 नंबर का, इनमें दर्पण सूत्र कौन है। कह रहा है दर्पण सूत्र पूछा जा रहा है कि आप दर्पण सूत्र इनमें से बनाइए। 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा, या 1/v - 1/v 1/u - 1/v बराबर 1/f होगा, या 1/v + 1/u + 1 बराबर 1/f होगा, या इसमें पूछा जा रहा है कि 1v/1 + 1/u बराबर 1/f होगा। अब बताइए इसमें से आपको कौन सा जवाब होगा। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 48 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को हम किस अक्ष से सूचित करते हैं, मतलब निरूपित करते हैं। सी से, पी से, ओ से, एफ से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, सी से किया जाता है। चलिए आगे आपका प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 108 मीटर प्रति सेकेंड, या 2 गुना 108 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुना 109 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुना 11 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 गुना 108 मीटर प्रति सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड भी आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे आपका है 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर में कह रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण में प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टर लोग जो होता है। तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या सभी। बताइए कौन सा दर्पणों का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मरीजों के इलाज के लिए। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कम होता है, अधिक होता है, संतुलित होता है, या सभी होता है। बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कम होता है। ठीक ना, कम होता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होता है। बताइए मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होता है तो कम होता है, अधिक होता है, संतुलित होता है, या कोई नहीं होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा अधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी कि अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछ रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। जब अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बिंब यानी कि वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है जी। बताइए आभासी उल्टा होता है, आभासी एवं सीधा होता है, काल्पनिक एवं सीधा होता है, या सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, आभासी एवं सीधा। चलिए नेक्स्ट आपका 54 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रकृति प्रकाशीय सॉफ्टवेयर होता है। मतलब कि जब आपको प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पूछ रहा है कि आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधा होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट प्रश्न है 55 नंबर। इसमें आपको प्रश्न पूछा जा रहा है
क्या रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। कह रहा है कि बताइए कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम की स्थिति क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा जा रहा है। तो वक्रता केंद्र होता है, मध्य बिंदु पर होता है, या अनंत पर होता है, या सभी पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर होता है। ठीक ना, अनंत पर होता है। करा कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति, जब मुख्य फोकस पर वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पर ही बनेगा ना। तो यहीं तक आपका ये प्रश्न था। ठीक, आपका सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग को, आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा हमारे ऑब्जेक्टिव पढ़ाई किए, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी मज़े से किए हैं। ठीक ना, तो प्लीज़ ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बना रहिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे दोस्त जो भी आपका फ्रेंड है, मित्र हैं, जो बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भेजिए ताकि उनका भी ऑब्जेक्टिव मजबूत हो सके और वो भी परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सकें। तो फिर बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके लाते हैं पार्ट 2 वीडियो। ठीक ना, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।